ये जातिवाद वाली पार्टियों का कोई महत्व नहीं रहने वाला है और तुष्टीकरण करने वालों को भी देश की जनता ने बरोबर जड़बा तोड़ मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये देश की जनता ने किया है। अमित शाह का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से है और वो इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमित शाह के ही दम पर बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में चुनाव जीते हैं जहां पर इस पार्टी की पकड़ बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। शाह भारतीय राजनीति से कई सालों से जुड़े हुए हैं और आज वो अपनी पार्टी में जिस पद पर पहुँचे हैं उस पद तक पहुँचने के लिए अमित शाह ने खूब मेहनत की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह को नरेंद्र मोदी की नई सरकार में गृह राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को पीएम बनने में अमित शाह का भी योगदान है। यह बात है मार्च 2014 की, जब लोकसभा चुनाव के एंड पहले दिल्ली में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। इस बैठक में कई मुद्दों में से एक मुद्दा था कि पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को किस जगह से चुनाव लड़वाना चाहिए। इस पर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सुझाव देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार के पटना से चुनाव लड़वाना चाहिए। इसी बैठक में अमित शाह ने असहमति जताई और कहा कि नरेंद्र मोदी को यूपी से चुनाव लड़वाना चाहिए, लेकिन राजनाथ सिंह ने उनके इस बात को नहीं माना और कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार के पटना से ही चुनाव लड़वाना चाहिए। बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह ने जाते जाते राजनाथ सिंह से फिर कहते हैं कि आप अपने सुझाव पर गौर करें। अमित शाह आमतौर पर किसी भी तरह के समझौता करने के आदी नहीं थे और ये उनका कोई जिद भी नहीं था। वो पहले से ही इस बात का निष्कर्ष निकाल चुके थे कि अगर यूपी में जाति और धर्म के जाल को काटना है तो पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को यूपी से ही चुनाव लड़वाना होगा। लेकिन अमित शाह के बार बार कहने से राजनाथ सिंह को इस बात से राजी होना ही पड़ा। इस तरह नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़े। उसके बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी को भारी मतों के साथ यूपी के वाराणसी से जीत हासिल हुई। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, वो अमित शाह जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम नरेंद्र मोदी बनाया, वो अमित शाह जिनके काल में भाजपा ने जीत के सारे रिकॉर्ड को तोड़ डाले, वो अमित शाह जिन्होंने मेंबर्स की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंचा दी। लेकिन दोस्तों, कभी आपने यह सोचा है कि अमित शाह आखिर अमित शाह बने हैं कैसे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद। आज हम जानेंगे कहानी अमित शाह की। अमित शाह जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ था, वे गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका गांव पटान है। मेहसाना में शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। राजनीति में आने से पहले वे मानसा में प्लास्टिक की पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। उनके साथ में पढ़ने वाले एक सहपाठी सुधीर बताते हैं कि अमित शाह 7वीं कक्षा में पहली बार मॉनिटर का चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें 50 बच्चों में से 75% वोट मिले थे। ये अमित शाह के जीवन का सबसे पहला चुनाव था। उनके एक और सहपाठी बताते हैं कि अमित में एक गजब का प्रतिभा थी। वो जादूगर की तरह किसी के भी गुणों को पहचान लेते थे। वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का ठान लेते थे तो उसे प्राप्त करके ही रहते थे। इसलिए अमित शाह को चाणक्य भी कहा जाता है।
मात्र 16 के ही उम्र में वो मानसा से अहमदाबाद आ गए थे, जहां उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और आरएसएस की ही एक इकाई एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े और उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। महज 2 साल में ही अमित शाह को गुजरात के एबीवीपी का इकाई का संयुक्त सचिव बना दिया गया और अमित शाह बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़ गए। साल 1980 का दशक अमित शाह के ज़िंदगी के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसी साल में अमित शाह ने अपने धार्मिक और राजनीतिक ज़मीन तैयार करना शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि उस समय आरएसएस के साथ साथ शाह का झुकाव एक संत की तरफ भी था, जिनका नाम वामदेव था। वामदेव पश्चिमी यूपी के रहने वाले थे। वामदेव उन 5 महंतों में से एक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले मुहिम को छेड़े थे। अमित शाह ने ही वामदेव से ही हिंदुत्व की सारी विद्या को सीखा है। वामदेव के कहने से ही अमित शाह ने पहली बार हरिद्वार के कुंभ के मेले में 1986 में हिस्सा लिए थे। कुंभ के दौरान वामदेव हर सुबह अमित शाह को किसी न किसी महंत के साथ भेजते थे। अमित शाह उन सभी महंतों के पास जाते और उनके साथ कुछ समय बिताते, फिर उन्हीं महंतों के साथ लंगर भी खाते और फिर दक्षिणा लेकर निकल जाते। उस दक्षिणा से अमित शाह साइकिल भाड़े पर लेते थे। उसी साइकिल पर बैठकर अमित शाह कुंभ का चक्कर लगाते थे। कुंभ के अनुभव के कारण उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए और उन्हें पहली बार हिंदुत्व धर्म की महानता का पता चला। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात साल 1982 में हुई। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में संघ के जिला प्रचारक हुआ करते थे और अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई के संयुक्त सचिव थे। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ता गया। 1987 में अमित शाह भाजपा की यूथ विंग में शामिल हुए और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बहुत समानता थी, क्योंकि वो दोनों अपने सभी दोस्तों से हट के सोचते थे। अमित शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका 1991 में मिला, जब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। उस समय तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह में गहरा दोस्ताना हो चुका था। अब तो लाल कृष्ण आडवाणी का भी हाथ उन पर आ चुका था। साल 1995 में भाजपा ने जब पहली बार गुजरात में सरकार बनाई, उसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। उस समय कांग्रेस का ग्रामीण गुजरात पे अच्छा पकड़ था। इसी पकड़ को तोड़ने के लिए मोदी और अमित शाह ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने मुखिया के बाद दूसरे नंबर पे चुनाव लड़ने वाले इंसानों को जोड़ना शुरू किया। वो ऐसे इंसानों को जोड़ रहे थे जो गुजरात में चुनाव हार चुके थे। उन्होंने लगभग 8000 लोगों को जोड़ लिया, जिनसे भाजपा का नेटवर्क गुजरात में और भी मजबूत हो गया। फिर उसके बाद पहली बार गुजरात में भाजपा की सरकार बनाई गई। साल 1996 में जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया, इस चुनाव में भी अमित शाह ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला और पूरी लगन से अपनी जिम्मेवारी निभाई। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। अमित शाह महज 36 साल की ही उम्र में अहमदाबाद जिला के सहकारी बैंक के सबसे युवा प्रेसिडेंट चुने गए। जब उन्होंने अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की कमान संभाली तो उस समय बैंक करीब 20 करोड़ के घाटे में थी। सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन अमित शाह ने बैंक में सुधार के लिए एक प्रस्ताव रखा। उनके प्रपोजल का
खूब मजाक बनाया गया, लेकिन अमित शाह की सटीक रणनीति और कार्यशैली से महज 1 साल के अंदर अमित शाह ने लोन में डूब रहे बैंक के बही खातों को घाटों से उबार कर मुनाफे में ला दिया। उन्होंने न केवल 20 करोड़ घाटा पूरा किया, बल्कि बैंक को करीब 7 करोड़ का मुनाफा भी कराया। अमित शाह की सूझबूझ से कर्ज में डूबा बैंक उनके कार्यकाल में गुजरात का नंबर 1 बैंक बना। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुजरात में पले बढ़े अमित शाह बंगाली भाषा पढ़ना और लिखना भी जानते हैं। करीब 7 साल पहले अमित शाह ने बंगाली भाषा की क्लास भी शुरू की थी। अमित शाह से जुड़ा एक कहानी बहुत ही मज़ेदार है। यह कहानी उन दिनों की है जब उन्होंने एक नाटक में हिस्सा लिया। नाटक का नाम था पापा नो पक्ष पलटो। नाटक में अमित शाह ने एक अनुभवी पिता का किरदार निभाया था, जो अपने 6 बिगड़ैल बच्चों को अच्छी परवरिश देकर सही रास्ते पे लाते हैं। कहते हैं कि अपने से अधिक उम्र के किरदार को भी अमित शाह ने बखूबी निभाया था। नाटक देखने आए लोगों ने अमित शाह के लिए बहुत तालियां बजाई भी थी। राजनीति में अपने विरोधियों को चारों खाने चित करने वाले अमित शाह शतरंज के मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं। जब कभी अमित शाह को खाली वक्त मिलता है तो वो शतरंज खेलना नहीं भूलते। वैसे अमित शाह को क्रिकेट भी बेहद पसंद है। अमित शाह के करीबी बताते हैं कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उनके वर्किंग स्टाइल में भी उनकी ये छवि खूब झलकती है। वे एक खिलाड़ी की तरह ही लक्ष्य तय करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी रणनीति बनाकर ताकत लगा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक ज़माने में चाय बेचा करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमित शाह को चाय पीना पसंद है? अमित शाह के चाय पीने से एक मशहूर कहानी जुड़ी हुई है। अमित शाह को चाय को हमेशा ठंडी करके पीने की आदत है। अमित शाह कभी भी गर्म चाय नहीं पीते, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, वो चाय को हमेशा ठंडी करके ही पीते हैं। 16वीं लोकसभा के चुनाव के लगभग 10 महीने पहले अमित शाह 12 जून 2013 को भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए गए। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार सफलता के बाद अमित शाह का कद पार्टी के भीतर इतना बढ़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि अमित शाह की ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब उनका राजनीतिक करियर खत्म होने की भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये वो दौर था जब अमित शाह अंदर से टूट चुके थे। तब मोदी उनके संकट मोचन बनकर सामने आए। जानकार बताते हैं कि मोदी की सलाह पर अमित शाह ने दिल्ली में रहने का फैसला किया और इस वक्त का इस्तेमाल उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीतने में किया। ये वही दौर था जब अमित शाह ने देश भर में धर्म यात्राएं की। जब अमित शाह का वनवास खत्म हुआ तो मोदी की तरह ही उन्होंने भी गुजरात में धमाकेदार वापसी की। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने धीरे धीरे एक एक चुनाव जीतने लगी और अमित शाह के ही काल में भाजपा के सहयोगियों ने भाजपा की 21 राज्यों में सरकार बनाई। यह करिश्मा भाजपा ने कभी नहीं किया था। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने 300 का नारा दिया तो ज़्यादा लोग इसे एक सिर्फ चुनाव प्रचार ही समझ रहे थे, लेकिन अमित शाह ने चुनाव में ऐसी रणनीति तैयार की कि उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस और पूरे यूपी में महागठबंधन की हवा निकाल दी। जब 2019 के लोकसभा के चुनाव का नतीजा सामने आया तो भाजपा ने 303 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। अब इस तरह अमित शाह का अब की बार 300 का नारा भी पार हो गया। अमित शाह चुनावी मैदान में इस तरह खेलते हैं कि उनकी विरोधी भी सराहना किए बिना नहीं रहते।
यही वजह थी कि जब 2019 के चुनाव के नतीजे आए तो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि अब वक्त आ गया है, अब कांग्रेस को भी एक अमित शाह की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी के लिए जीत का रास्ता खोलने वाले अमित शाह हमेशा अपने रिश्ते को उनके साथ सरल और व्यवहारिक रखते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरदोई वालों की आवाज को क्या हो गया है? मदारी पासी की भूमि के हरदोई की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अरे अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे भी एक लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।